नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं आ गया नहीं नहीं, मैं अमेरिका से भगाया हुआ साइंटिस्ट नहीं हूं। मैं तो आपका दोस्त शेखर सुमन हूं, प्योर मेड इन इंडिया 100%। गर्मियों के छुट्टियों में तो मैं बाहर जा नहीं पाया, पड़ोसी मेरे दोनों सूटकेस मांग के ले गए थे, लेकिन अब गया तो परेशान हो गया। गाड़ी सिर्फ 40 घंटे लेट थी। मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि अपने देश में जितने भी आंदोलनकारी, प्रदर्शनकारी, भ्रष्टाचारी वगैरह हैं, उनका सारा गुस्सा इंडियन रेलवे पे ही क्यों उतरता है? अब देखिए ना, मैं, भदू और मक्खन सिंह 3 दिन पहले देहरादून से ट्रेन पे चले थे और आज मुंबई पहुंचे। रास्ते में छात्र आंदोलनकारी रेल पटरी पे लेट गए तो गाड़ी 5 घंटे लेट हो गई। फिर गाड़ी लेट दिल्ली आई तो कुछ विपक्षी नेताओं ने रेल रोको आंदोलन चला के गाड़ी रोक दी। इंजन के सामने नेताजी खड़े होकर भाषण देने लगे। भाइयों और बहनों, ये सरकार प्रगति के रास्ते में रुकावट है। मक्खन चिल्लाओ, यार हट जा, अभी तो तू रुकावट है। नेताजी शायद मक्खन की बात पर माइंड कर गए। उन्होंने भाषण 3.5 घंटे में ही समाप्त कर दिया। खैर, दिल्ली से गाड़ी रेंगती हुई आगे बढ़ने लगी। रात के कोई 11 बजे होंगे कि ट्रेन एक बियाबान जंगल में खड़ी हो गई। न गाड़ी के बाहर रोशनी थी न अंदर। अंधेरा इतना था कि हाथ को हाथ ना दिखाई दे। भद्दू, जिसने कि कोल्ड ड्रिंक का पहला ही घूंट पिया था, चिल्ला, शेखर भाई तुम ये कोल्ड ड्रिंक हरगिज नहीं पीना, मैंने एक ही घूंट पिया था कि अंधा हो गया। मैंने टॉर्च जलाई और कहा, ओए बेवकूफ, तू अंधा नहीं हुआ है, लाइट चली गई है। इंडियन रेलवे। गिरते पड़ते हम इंजन तक पहुंचे तो देखा ड्राइवर मोबाइल पर अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा था। हाँ हेलो शताब्दी, मैं कालका बोल रहा हूँ। कल आया था यार, पर तुम्हारा मुच्छड़ बाप दरवाजे पे लाल झंडी लिए घूर रहा था। कसम से डर के मारे तो मेरी सीटी बज गई थी। बस तुम्हारी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने की देर है, मैं शंटिंग करके तुम्हारी जिंदगी का डब्बा अपने इंजन के पीछे जोड़ दूंगा। फिर किसी अच्छे से स्टेशन पर रुककर हम अपना घर बसाएंगे। कुछ सालों बाद हमारी अपनी 2-4 डिब्बों वाली गाड़ी होगी। ये समझ लो तुम ही मेरी जिंदगी का आखिरी स्टेशन हो। हमारे सफर की शुरुआत भी अजीब थी। करीब 15 दिन पहले मक्खन मेरे पास आया और बोला, शेखर पाई, मैंने वैन खरीदा है, चल कितने दूर चल के छुट्टियां बिता के आइए। बस जी, मैं और भदू मक्खन जी के वैन में सवार हो गए। मक्खन जी की वैन अभी नासिक तक भी नहीं पहुंची थी कि उसमें से काला धुआं निकलने लगा। मक्खन ने वैन रोकी, वो जैसे ही बोनेट खोलने लगा कि उसके मुंह से चीख निकले, हाय और अब्बा मैं जल गया, ए बोनेट ते तवे तो भी ज्यादा गर्म है। इतना सुनते ही पास के ढाबे वाला फौरन ही गूंदा हुआ आटा लेकर आया। बोला, बाबूजी हमारा चूल्हा गीली लकड़ियन के वजह से नहीं चल रहा है, हमें बोनटवा पर रोटियां सेक लेने दो ना, कसम से बदले में हम इसके रेडिएटरवा में पानी डाल। लेकिन मक्खन सिंह की वैन रेडिएटर में पानी डालने के बाद भी न चली। गैरेज ले जाकर मैकेनिक को दिखाया तो बोला, वाइन का सारा वायरिंग जल गया है, हमारा हेड मैकेनिक आएगा वही चीजें ठीक करेगा। मैंने पास रखी खटिया खींचकर बैठते हुए पूछा, तुम्हारा गुरु कब तक आ जाएगा? इस पर वो इत्मीनान की सांस लेता हुआ बोला, है गुरु अपने गांव गेला है, उसकी दूसरी बीवी अपने पहले पति के साथ भाग गई। क्या? गुरु वो डेंजर आदमी है, बड़ा वाला हथौड़ा लेके गेला है, वो जैसे ही अपनी दूसरी बीवी के पहले पति का सर फोड़ देगा वैसे ही वापस आ जाएगा। लिहाजा वैन छोड़कर हमने एक ट्रक वाले से लिफ्ट ली। ट्रक ड्राइवर मक्खन जी के पिंड का निकला। उसने अपने मालिक को एक खत लिखा था। उसका मजमून कुछ इस प्रकार था, परम पूज्य सेठ भोपू चंद जी नमस्ते। आशा है डीजल दी कृपा से आपकी जिंदगी दी गड्डी फुल स्पीड पे चल रही होगी। अगे समाचार है जी कि मेरी जनानी मरुति देवी ने ऊपर वाली दी मेहरबानी नाल 10वें लेटेस्ट मॉडल नु जन्म दिता है। हुण मेरी गृहस्थी दी गड्डी काफी ओवरलोड हो गई। आप तो जानते हो जी, ओवरलोड गड्डी कुछ ज्यादा ही पेट्रोल पींदी है, इसलिए मेरी तनख्वाह तुसी बढ़ा दो। मैंने पूरा यकीन है कि एक अच्छे मालिक होने के नाते आप ना तो मेरी जिंदगी का एक्सल टूटने दोगे, ना ही टायर पंक्चर होने दोगे। साथ ही मेरे बटुए की डिस्चार्ज होती बैटरी को जल्दी चार्ज कर दोगे। आप जी दा सेवक गियर बॉक्सिंग ट्रक वाला। देखा कितनी स्टाइल में खत लिखकर अपनी जिंदगी की गाड़ी चला रहा है। नासिक से हम ट्रेन में बैठे। हमें सिर्फ दिल्ली तक कंफर्म सीट्स मिली, वो भी सेकंड क्लास में। गाड़ी में 2 बुड्ढी महिलाएं बैठी थी। उनमें खिड़की खोलने ओले में बहस हो गई। एक खिड़की खोले रखना चाहती थी, दूसरी बंद। तभी टीसी आ गया। एक बुढ़िया ने कहा, अगर खिड़की खुली रखी तो मुझे ठंडी हवा लगेगी और मैं निमोनिया से मर जाऊंगी। इस पर दूसरी बोली, और अगर खिड़की बंद रखी तो मैं दम घुटने से मर जाऊंगी। जब टीसी के लाख समझाने पर भी दोनों अपनी अपनी बहस पर अड़ी रही तो ऊपर के बर्थ से बुढ़ा बोला, टीसी साहब आप पहले खिड़की खोल दो, जब एक निमोनिया से मर जाए तो खिड़की बंद कर दो ताकि दूसरे भी दम घुटने से मर जाए,
फिर हम शांति से सफर तो कर सकेंगे। भोपाल से एक बंदा एक बड़ा सा सूटकेस लेके चढ़ा और ठीक गंजे के ऊपर वाली बर्थ पे सूटकेस रखने लगा। ये देख गंजा बोला, भाई साहब ये सूटकेस मेरी खोपड़ी में गिर गया। तो बंदा बोला, घबराइए मत, इसमें कोई टूटने वाला सामान नहीं है। वहीं से तो बहुत ही बातूनी औरतें अपने अपने घर वालों के साथ हमारे डिब्बे में चढ़ी और मेरे पीछे वाली सीटों पे बैठ गई। उनमें से एक ने दूसरी से पूछा, कहां तक जा रही हूं बहन? दूसरी बोली, मसूरी जा रही हूं, यहां से दिल्ली, फिर आगे दूसरी ट्रेन से मसूरी। पहली बोली, वाह मसूरी, क्या अक्सर आप लोग हिल स्टेशनों पर जाते रहते हैं? दूसरी बोली, अरे नहीं, ऐसी हमारी तकदीर कहां, वो तो लकीली इनको दिल का दौरा पड़ गया था ना, इसलिए डॉक्टर की सलाह पे मंसूरी जा रहे हैं। डिब्बा खचाखच भर गया था। बहुत सारे बिना रिजर्वेशन वाले यात्री भी सवार हो गए थे। तभी एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी। एक यात्री डिब्बे में चढ़ते ही बोला, हे भगवान इतनी भीड़, ये डिब्बा तो पूरा चिड़ियाघर बना हुआ है। इस पर भद्दू तपाक से बोला, बस एक गधे की कमी थी, सो वो भी आ गया। रिजर्वेशन वाला डब्बा अब जनरल बोगी बन गया था। भारतीय रेल की जनरल बोगी, पता नहीं आपने भोगी की नहीं भोगी। अचानक डब्बे में जोर का हल्ला हुआ, पकड़ो पकड़ो, जाने ना पाए, जाने ना पाए। किसी ने पूछा क्या हुआ? सज्जन बोले, हाय मेरा बटुआ किसी ने मार दिया, टिकट भी उसी में था। उसका पड़ोसी बोला, रहने दो, भूमिका मत बनाओ, टिकट ना लिया हो तो हाथ मिलाओ। हमने भी नहीं लिया। सज्जन ने कहा, नहीं नहीं भाई साहब, मैं झूठ नहीं बोलता, विश्वास कीजिए मैं टीचर हूं। मैंने कहा, इसलिए तो झूठ है, टीचर के पास बटुआ, इससे बड़ा मजाक तो इतिहास में नहीं है। टीचर बोला, कैसा इतिहास? मेरा सब्जेक्ट तो भूगोल है। एक बच्चा बोला, तभी तो तुम्हारा बटुआ गोल है। रात हुई, जिनकी बर्थ थी वो सोने की तैयारी करने लगे। तभी एक गंजे के सर पे अचानक गिरी पानी की कुछ गरम गरम बूंदे। वो सर उठाकर चिल्लाया, अरे पानी कौन गिरा रहा है? ऊपर के बर से आवाज आई, क्षमा करना भाई, पानी नहीं है, हमारा 6 महीने का बच्चा लेटा है, अपना मुंह बंद कीजिए, बच्चे का क्या हुआ? सुबह हुई, टिकट चेकर आया। उसने पास बैठे एक देहाती से टिकट मांगा। देहाती बोला, ये टिकटवा क्या होता है? टिकट चेकर ने उसे टिकट दिखाते हुए कहा, ये होता है टिकट, ये पैसे देकर खरीदा जाता है। देहाती बोला, काहे का खरीदा जाता है? कहा, हमारे पास दूसरा सामान नहीं है, जहां हम इतना सा टिकट खरीदेंगे तारा भतार का तंत्र। टिकट चेकर ने अपना माथा पीट लिया और अगले ही स्टेशन पर उसे गाड़ी से उतार दिया। अब वो देहाती गाड़ी से उतर के उसी रेल पटरी पे पैदल चलने लगा जिस पर गाड़ी चल रही थी। इंजन ड्राइवर परेशान, वो लगातार सीटियां पर सीटियां बजाया जा रहा था। ये देख कुछ आगे चलता देहाती पलट कर बोला, अब चाहे जितने सीटें मार मार कर हमको बोला, हम तो हर गाड़ी में नहीं आएंगे, तो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। दिल्ली से देहरादून की यात्रा हमने फ्लाइट में की। जी हाँ, देहरादून में एयरपोर्ट है, मेरे लिए खास सरकार ने बनवाई। जहाज में बैठते ही खूबसूरत सी एयर होस्टेस आई और बोली, योर अटेंशन प्लीज, कुछ ही देर में विमान देहरादून के लिए उड़ने वाला है। यात्रियों से निवेदन है कि वो अपनी अपनी बेल्ट से बांध लें। मक्खन बोला, बेल्ट कैसे बांधू यार, मैंने तो पजामा पहना है, उसमें नाड़ा है। मैंने उसे सीट बेल्ट दिखाते हुए कहा, ये बेल्ट बांध ले, नीचे नहीं गिरेगा। वो बोला, कौन मैं? मैंने कहा, नहीं खोते तेरा पजामा। मक्खन डर के मारे रास्ते भर इसी तरह के सवाल पूछता रहा। थोड़ी देर तक वाहे गुरु का नाम जपने के बाद फिर बोला, शेखर यार, जहाज के ड्राइवर ने पूछ, उड़न पहले पेट्रोल की टंकी फुल कर दी थी कि नहीं? ऊपर जाके मेरे को नहीं बोलना, धक्का लगा। बद्दू बोला, मेरे को मक्खन की बात से एक किस्सा आया। एक हवाई जहाज में उड़ान के दौरान पेट्रोल कम पड़ गया। पायलट ने कंट्रोल टावर से पूछा, पायलट टू कंट्रोल, सर हमारे जहाज में पेट्रोल कम पड़ गया, इस वक्त हम समुद्र के ऊपर 500 मील दूर उड़ान भर रहे हैं, बताइए हम क्या करें? इस पर कंट्रोल टावर से आवाज आई, आप हमारे साथ साथ दोहराइए, ओ परम पिता परमेश्वर, हम तेरी शरण में आ रहे हैं। ये वाक्य सुन के मक्खन और भी डर के खड़ा हो गया। बोला, शेखर भाई प्लेन रुकवाओ, मैंने यही उतरना है। उसकी आवाज सुनकर एक एयर होस्टेस आ गई। मैं भी उसे समझाने लगा, मगर तभी प्लेन ने जोर का झटका खाया। मक्खन गैंगवे में धाम से गिरा, एयर होस्टेस उसके ऊपर और मैं एयर होस्टेस के ऊपर। मक्खन बोला, शेखर भाई उठना मत, ये कुड़ी नहीं आसमान दा फरिश्ता है। देहरादून से मसूरी के लिए बस अड्डे तक हम रिक्शा में गए। रिक्शे वाले से पूछा, कितने पैसे? तो कहने लगा, ये बताओ फर्स्ट क्लास में चलना है, सेकंड क्लास में या थर्ड क्लास में? मैंने पूछा, यार रिक्शे में कौन सा क्लास? बोला, जनाब फर्स्ट क्लास की सवारी को हम बड़े अदब से सीट पहुंच के बैठाते हैं, ट्रांजिस्टर ऑन करके गाने भी सुनाते हैं और सड़क पे खड्डा कीचड़ देख के रिक्शा चलाते हैं। मैंने पूछा, और सेकंड क्लास को? बोला, सेकंड क्लास की सवारी को हम कहते हैं, चल भाई बैठ जा, नो गाना नो नजाकत, आड़े टेढ़े पैडल मार के पहुंचा देते हैं। मधु ने पूछा, और थर्ड क्लास क्या है? रिक्शे वाला बोला, थर्ड क्लास मतलब हम पीछे आराम से बैठते हैं और सवारी रिक्शा चलाते हैं। रिक्शे वाला बड़ा ही जिंदा दिल इंसान था। बस अड्डे उतरते वक्त मैंने देखा उसके पैर पे पट्टी बंधी, जख्म से खून निकल रहा है। मैंने पूछा, पैर में इतना बड़ा जख्म होते हुए भी तुम रिक्शा चला रहे हो? बोला, रिक्शा पैर से नहीं पेट से चलता है साहब। और देहरादून से वापस ट्रेन में सवार होकर मैं सोच रहा था, हम वेकेशन में मौज मस्ती करने जाते हैं, कभी सोचा है इस टूरिज्म इंडस्ट्री से कितने लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है? ये रिक्शे, तांगे, टैक्सी वाले, गाइड और कुली सब हमारे हमसफर है। तभी मेरे ख्यालों का तार अचानक टूटा।
कोई खुशी से चीखा, अरे चली चली। दूसरा बोला जय बजरंगबली। तीसरा बोला या अली। मैंने कहा बेवकूफो, गाड़ी तो बगल वाली जा रही है और तुमको अपनी चलती नजर आ रही है। प्यारे, ये सब नजर का धोखा है। ये रेलगाड़ी नहीं, हमारी जिंदगी है और अपनी जिंदगी का सफर हमें यूं ही साथ साथ काटना है।